कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, और बेस क्वेश्चन भी आता है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का अलग से। फिर उसके लिए तो वो कहाँ हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्रीज़, नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मुझसे इंटरव्यू में काफ़ी सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने पहले ये प्रिपेयर किया था, तो वहाँ मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिला। सेंसस हुआ था, फिर क्योंकि इसके थ्रू ही वो जो एक है पाल आर्ट है, तो पाल अभी तो 2-3 बार से नहीं पूछा है, लेकिन ये आता है। तो मेन फीचर ऑफ पाल आर्ट, उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ दिया सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर या फिर क्रिटिकली एग्जामाइन, तो आप उसको फिर बांटिए कि क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आएगा, शॉर्ट आंसर में आएगा तब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद बुलेट्स में करके उसको कंक्लूड कर दीजिए। अगर लॉन्ग में आए तब आप उसके हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। सारे एस्पेक्ट को कवर करने के बाद लास्ट में आप उसका एंडिंग जो वो कैसे वो जो स्कल्पचर या फिर कोई भी जो आर्ट था जब डेवलप हुआ, उसका एंड कैसे हुआ ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप उसको लास्ट में जब उसको कंक्लूड करेंगे तो उसका एंड बता के हाय एवरीवन, वेलकम टू नयन अल्टीमेट। मेरा नाम श्वेता है और 68 बीपीएससी में मेरा रैंक 17th आया है, और मैं आज अपना नोट्स जो भी मैंने बनाया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिससे जितने भी जो नए बच्चे हैं या फिर जो अपेयर हो रहे हैं अगले मेंस के लिए, उनको इससे फ़ायदा मिल सके। बिहार के लिए बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे को आप जैसे दूसरे भी बहुत सारे आप दिए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इकोनॉमिक सर्वे को खुद से तैयार कीजिए। अभी रिसेंट भी आ गया, तो आप उसको खुद से तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपको हर जगह एज ए फोल्डर मटेरियल के तौर पे आपका हेल्प करता है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, ऐसे में भी। तो सबसे पहले बिहार कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से बनाइएगा ताकि आपको अलग अलग वो हेल्प कर सके वो। जैसे सबसे पहले हम ओवरव्यू बनाएंगे उसको, तो बिहार का जितना जीएसडीपी कितना है, बिहार के हर एक सेक्टर का उसके जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार का, फिर उसके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं बॉटम, फिर सेक्टोरल ग्रोथ कितना है। ये पीटी में भी कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं कि बिहार का सेक्टरल ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का ग्रोथ कितना है, तो ये पीटी में भी आते हैं, और ये मेंस में आपको आंसर में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में मदद करेगा। फिर यहाँ पे जैसे ये ग्रोथ रेट्स ऑफ बिहार, तो 17 और ये उठ रहा था, लेकिन ये 19-20 में जब कोविड आया तब ये डिप किया, और 20-21 में तो ये नेगेटिव में चला गया, फिर आगे पॉजिटिव आया है। तो इसको आप वहाँ एज ए यूज़ कर सकते हैं आंसर में अपने इस जो डायग्राम को। फिर जिसमें आप देखा प्राइमरी सेक्टर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, लाइव स्टॉक, फिशरी एंड एक्वाकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो एग्वोस सेक्टर है, जो जैसे कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कीजिएगा तो वहाँ आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो जैसे ये एग्वोस है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो इसका इतना 14.5% एनुअली ग्रोथ था, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जगह जगह आप इसके जितने भी यूज़ हैं उसको फॉडर मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर का, जैसे बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, तो इसमें क्या क्या जो है डाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कैपिटल सब्सिडी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए और एफपीसी के लिए, तो आप इसको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, और बेस क्वेश्चन भी आता है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का अलग से। फिर उसके लिए एग्रीकल्चर का अलग अलग जो भी वीट, मेज, शुगर केन, पल्सेज, ये सब का प्रोडक्शन आप इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं। फिर टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, एक नया इकोनॉमिक सर्वे में टर्म आया था, जितने भी जो राइस के जो फेलो एरिया हैं उसमें ऑयल सीड और पल्सेज लगाने का, तो आप इसको अगर लिखेंगे अपने आंसर में तो वहाँ आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करने में मदद मिलेगा। फिर गन्ना विकास योजना, फ्रूट्स, अलग अलग एग्रीकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसका यूज़ करके, जैसे बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, तो ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कि ये पॉलिसी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके जितने भी क्लॉज हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान, फिर डेयरी सेक्टर, फिशरीज़, जितने भी आप इसको आप देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर ये हम पहले से करके जाते तो आंसर राइटिंग में हमें बहुत बेनिफिट मिलता है ये सब करने से। तो जैसे एग्रीकल्चर रोड मैप है, तो ये अभी नहीं आया है, लेकिन कभी अब नेक्स्ट वाले में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।
फिर हम सेकंड पे आएंगे, इंटरप्राइजेस सेक्टर पे आएंगे। तो बिहार में जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी उसका ग्रोथ, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, कितना एग्रो बेस्ड है, नॉन एग्रो बेस्ड है। बिहार में मेन कौन कौन से इंडस्ट्री हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्रीज़, नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मुझे इंटरव्यू में काफ़ी सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने पहले ये प्रिपेयर किया था, तो वहाँ मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिला। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी पहली बार ये 2016 में आया था, तो आप इसमें इसको तैयार कर लीजिए। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बियाडा, इसको आप एज ए यूज़ कर सकते हैं आंसर में। माइनिंग एंड क्वेरिंग, टूरिज़्म से अभी क्वेश्चन नहीं आया है, मे बी फ्यूचर में आए। तो बिहार में जितने भी टूरिज़्म साइट हैं उसको अच्छे से तैयार करने, जो भी, क्योंकि टूरिज़्म में बिहार में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसको तैयार करने में इससे मदद मिलेगा। फिर यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट तो बहुत सारे इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इसका जो डेटा है उसको आप पुट कर सकते हैं आंसर्स में। हेल्थ से कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं डायरेक्ट, और कई पिछले तो जब 67th में पेपर था तो डायरेक्ट बिल्कुल यही पूछा ही था, वो जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया था। एजुकेशन एंड यूथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी एज ए फोल्डर यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें जो अलग अलग स्कीम्स है जो भी बिहार गवर्नमेंट की है, तो सबको इंटीग्रेट किया हुआ है। फिर वेमेन डेवलपमेंट, ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, ब्रॉड हर जगह पूछा जाता है। इस बार भी एसए में आया था, ये पॉलिटिकल आया था, बट आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उस वेमेन का सारा एस्पेक्ट है इसमें, जहाँ जहाँ आप इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी मेरे से वेमेन से रिलेटेड पूछा गया था। फिर ई गवर्नेंस बहुत ये टॉपिक है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बार बार पूछ रहा है आजकल, तो ये पेपर 1 में, पेपर 2 में आपका हेल्पफुल रहेगा अगर ई गवर्नेंस पहले से प्रिपेयर रहेगा। जल जीवन हरियाली अभियान, ये बिहार का बहुत जो है इम्पॉर्टेंट स्कीम रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर भी लेना चाहिए, क्योंकि पूछा नहीं है तो मैं भी पूछे। रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर जीविका आता है, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, पीएम, जिसका नाम बदल गया, पीएम आवास योजना हो गया है। फिर उसके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, फिर क्योंकि इसके थ्रू ही वो जो पीएम आवास योजना ग्रामीण का जो बेनिफिट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। एसडीजी गोल्स मैंने ऐसे ही खुद से प्रेपर कर लिया था, क्योंकि इसको अलग अलग आंसर में पुट करने में हेल्पफुल होता है ये। और बिहार कब बिहार के बजट में पहली बार क्या आया था, तो इसमें मैंने प्रेपर कर लिया था, क्योंकि ये पीटी के लिए बेनिफिशियल होता है। कहीं कहीं ये पूछता है कि आउटकम बजट कब आया, जेंडर बजट कब आया, ये सब। और डिजास्टर मैनेजमेंट बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये हमेशा फेवरेट रहा है, फ्लड ड्रॉट हमेशा आते रहा है, तो आप इसको करके उसको आराम से उसके कंक्लूड कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करके। तो मेरे हिसाब से आपको बिहार का इकोनॉमी बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे से तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आप थोड़ा बहुत भी बेसिक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आते हैं हिस्ट्री पे, आंसर राइटिंग पे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, तो आपको पीवाईक्यू से उसको एक अलग से उसका टॉपिक्स बना लेना है, क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। तो बार बार क्वेश्चंस में आने वाले टॉपिक में एक है पाल आर्ट है। तो पाल अभी तो 2-3 बार से नहीं पूछा है, लेकिन ये आता है। तो मेन फीचर ऑफ पाल आर्ट, उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ दिया सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, या फिर क्रिटिकली एग्जामाइन। तो आप उसको फिर बांटिए क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आएगा, शॉर्ट आंसर में आएगा तब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद बुलेट्स में करके उसको कंक्लूड कर दीजिए। अगर लॉन्ग में आए तब आप उसके हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। सारे एस्पेक्ट को कवर करने के बाद लास्ट में आप उसका एंडिंग जो वो कैसे, वो जो स्कल्पचर या फिर कोई भी जो आर्ट था जब डेवलप हुआ, उसका एंड कैसे हुआ ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप उसको लास्ट में जब उसको कंक्लूड करेंगे तो उसका एंड बता के कंक्लूड करेंगे। फिर ये पटना कलम है, पटना कलम आया था 68 में आया था, शॉर्ट आंसर में आया था। तो ये पटना कलम को इस तरीके से कवर करेंगे हम, उसका ओरिजिन बताएंगे, उसका कहाँ कहाँ वो डेवलप हुआ। और कहीं कहीं ना
आप ऐसे डायग्राम्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे मार्क्स फेच करने में मदद मिलता है। जैसे कि पटना कलम में जैसे लोकल ट्रेडिशन का, मुग़ल का, ब्रिटिश का, तीनों का इन्फ्लुएंस था, तो आप उसको अगर ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा और आप मार्क्स भी आपको मिलेगा। फिर उसका सेलिएंट फीचर्स बताइए, थीम्स बताइए, स्टाइल, और कुछ अलग अलग जैसे कजली स्याही टेक्निक है पटना कलम में, तो अगर आप कुछ अलग अलग जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करेंगे ना तो उससे भी मार्क्स में मदद मिलता है। जो नॉर्मल कीवर्ड्स है उससे हट के आप लिखिए तो वहाँ भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर उसमें मटेरियल्स जो भी यूज़ हुआ है वो लिखिए। जो मेन पेंटर हैं उसके, उनको आप लिख सकते हैं ऐसे डायग्राम्स के थ्रू। फिर उसका डिक्लाइन का आप रीज़न हर में जितना भी आर्किटेक्चर है या फिर पेंटिंग है वहाँ आप ज़रूर बताएंगे कि उस डिक्लाइन क्यों हुआ उसका। उसके बाद अब बताएंगे कि जो ये था अब जो बिहार गवर्नमेंट है अब इसके लिए क्या कर रही है, वे फॉरवर्ड में बताएंगे कि उसमें क्या क्या किया जा रहा है ताकि फिर से इस पेंटिंग को जीवित किया जा सके। जैसे मधुबनी पेंटिंग को गवर्नमेंट तरजीह दे रही है, उसी तरीके से इसको भी क्या क्या और ज़रूरत है गवर्नमेंट को आगे लाने के लिए। फिर नेक्स्ट है 1857 का रिवोल्ट, ये भी बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना चाहिए। तो उसका बताएंगे अलग अलग पॉलिटिकल रीज़न बताएंगे, सोशल रीज़न बताएंगे, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और इमीडिएट कॉज क्या था और कॉज ऑफ फेलियर क्या था रिवॉल्यूशन का। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसको बताएंगे। फिर संथाल रिवॉल्यूशन को अभी संथाल, मुंडा ये सब आते रहता है बिहार बीपीएससी में, तो इसको भी खुद से तैयार कर लेंगे ताकि वहाँ ज़्यादा वो पहले से ही हमारा वो तैयार रहे मटेरियल और उसको वो करने में मदद मिले, रिवाइज करने में। फिर यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद दस्ता, मैंने बाद में बस इम्पॉर्टेंट 2-3 लाइन बस लिखते चली गई थी ताकि बाद में इसको बस डील किया जा सके। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ये मैंने तैयार भी किया था और ये आया भी था एग्ज़ाम में 68 में। तो आप इनके हर एक फैक्टर को कहाँ ये इनका, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन, इनका नेशनलिज्म में कैसे इनका रोल था, और टैगोर का नेशनलिज्म कैसे डिफरेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको आप ऐसे बता सकते हैं कि उनका किस में इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप उनका दिखा सकते हैं, गॉड मैन नेचर में। फिर एजुकेशन में टैगोर का रोल बता सकते हैं, इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्या क्या दिया, विश्व भारती, श्री निकेतन, शांति निकेतन। फिर फ्रीडम में उनका क्या योगदान था, और जो कोई इम्पोर्टेंट जैसे हुमायूं कबीर ने टैगोर के बारे में जो कहा था उसको लेके कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आया था टैगोर, तो वहाँ इसका हेल्प मिलता है। बाकी ये तो डेटा का दिया ही है।